साथ है बीजेपी की तरफ से प्रमोद मिश्रा जी हैं, सपा की तरफ से कपिल श्रीवास्तव जी हैं, आदेश भारद्वाज जी कांग्रेस की तरफ से हैं, निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। निरंजन पोद्दार जी के पास सीधे आते हुए, निरंजन जी आपने सभी की बातें सुनी, तीनों पक्षों की बातें आपने सुनी। ये जो आंकड़ा है, एक बड़े पैमाने पर नाम हटे हैं, नाम कटे हैं, ये आपको एक सामान्य प्रक्रिया नजर आती है या फिर एक असाधारण घटना, क्योंकि ये आंकड़े वाकई में खुद में बड़े हैं? देखिए मोनिका जी, मेरा ये मानना है कि मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। हाँ, देखिए मोनिका जी, मेरा ये मानना है, हमारे यहाँ देसी भाषा में कहावत है कि कुछ लोभ उठा और कुछ लुहार बूठा। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए, जिस तरीके से तमाम विपक्ष आज की तारीख में इस चीज के ऊपर सवाल उठा रहा है, और कई चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं इस चीज को संदेह के दायरे में इसलिए ले आती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी मैं बाकी की चीजों से सहमत हूं नहीं हूं वो एक अलग मैटर है, लेकिन जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले घटना घटी और मान लीजिए मुख्य चुनाव आयुक्त जिस तरीके से टिक्का टिप्पणी करके अपना ट्विटर के ऊपर अपना पोस्ट करे, तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं, मेरे हिसाब से एक बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को ऐसी निचले स्तर की टिप्पणी के उससे बचना चाहिए कि तो टूक, मतलब जिस तरीके से उन्होंने टीएमसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो जिस तरीके से चुनाव आयुक्त के द्वारा एक जिसको कहते हैं एक दंभ दिखाई देता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये चीजें एक मन को समझ लीजिए संदेह के दायरे में लेके आती है। दूसरी बात, इसके अंदर आप ये मान के चलिए कि भाई जो चुनाव एसआईआर की जो प्रक्रिया है, इसके बारे में मैं कई बार इस चीज को चर्चा कर चुका कि इस देश के अंदर अगर आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो पासपोर्ट की बनने की प्रक्रिया या आपका एक राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया भी आप ये समझ लीजिए सामान्य आदमी के लिए, यानी कि जिसकी कोई बहुत अच्छी पहुंच नहीं है, जो 2 रुपए खर्चा नहीं कर सकता और जो लाइन में लग करके अपना राशन कार्ड बनवाता है, उसको राशन कार्ड बनवाने में भी 1.5 2 महीने लग जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकारी दफ्तरों के अंदर काम की जो प्रक्रिया है वो सबको पता है। ऐसी स्थिति के अंदर जब चुनाव आयोग ये कहे कि हमें तो 3 महीने के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया 20 करोड़ लोगों जनसंख्या वाले लोगों के अंदर 3 महीने में एसआईआर की प्रक्रिया हमें निपुण करनी है, हमें इसको संपन्न करनी है, तो थोड़ा सा मन में ये आता है कि नहीं, प्रक्रिया के अंदर थोड़ा सा मेरे हिसाब से और इसका पारदर्शिता होनी चाहिए। रही बात जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है, मुझे नहीं पता विपक्ष को सवाल उठाने की आदत है या विपक्ष सही सवाल उठा रहा है, गलत सवाल उठा रहा है, लेकिन एक चीज मैं जरूर जानता हूं कि प्रजातंत्र के अंदर मोनिका जी, जो प्रजातंत्र के अंदर चुनाव के अंदर जनता का जो विश्वास होता है वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। अगर वहां पे किसी भी प्रकार का कोई अविश्वास या किसी भी प्रकार का कोई संदेह जब होता है, तो मेरे हिसाब से फिर वो लोकतंत्र की या प्रजातंत्र की या उस चुनाव की जो परिणति है वो कहीं ना कहीं अपने गंतव्य तक पहुंचती हुई दिखाई नहीं देती। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले कुछ समय से जो चीजें चल रही हैं, मेरा यह मानना है कि चुनाव आयोग को सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर के सभी राजनीतिक दलों के साथ मिल बैठ करके इस प्रक्रिया को संपन्न करवाना चाहिए था। पर ये होगा कैसे? ये तो हो नहीं सकता ना। अब आपने टीएमसी की भी बात की, आदेश जी ने भी टीएमसी की बात की थी, ममता दीदी ने किस तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला और किस तरीके से वो दफ्तर पहुंचती हैं, ज्ञानेश कुमार जी से भी मिलती हैं, बाहर महिलाएं लेकर एकत्रित हो जाती हैं, वो जो पूरी पिक्चर देखने को मिलती है। क्या आपको लगता है कि एक समन्वय बिठाना, चर्चा करना, चीजों को साथ में लेकर चलना आसान हो पाएगा? और चुनाव आयोग क्या खुद भी क्या ये स्टेप उठाएगा? हाँ, देखिए मोनिका जी, आपने जो प्रश्न किया, मेरा ये मानना है कि जो चुनाव आयुक्त हैं वो बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर है और बहुत बड़े ओहदे संवैधानिक पद के ऊपर है। और हमारे यहाँ कहा गया है कि बड़ा क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात का हरि को घटो जो भृगुमारी लात। अगर मान लीजिए कोई राजनीतिक दल इसके अंदर समझ लीजिए उनके विचारों से सहमत नहीं भी है, तो भी कम से कम मेरे हिसाब से चुनाव आयोग को इन चीजों का प्रयत्न करना चाहिए।
ना कि इस तरीके से हठधर्मिता करनी चाहिए कि जो आपको करना है आप करते रहिए, जो आपको धरने प्रदर्शन करने हैं, जो आपको भाषणबाजी करनी है, यानी कि दूसरी भाषा में, देसी भाषा में कह लो कि जो आपको उखाड़ना उखाड़ लो, हम तो ऐसे ही करेंगे। तो मेरा यह मानना है कि प्रजातंत्र के अंदर ये जो हठधर्मिता है या ये जो दंभ है, ये कहीं ना कहीं प्रजातंत्र की जो एक सारगर्भिता है, उस सारगर्भिता को कम पर करता फिर ये है। बदलाव पहली बात। आएगा कैसे? इसके लिए स्टेप लेना होगा और स्टेप तो लिया नहीं जा रहा। उस स्टेप के लिए तो सीधे जिस तरीके से आपने भी कहा कि भाई एक बोलने का तरीका ऐसा होता है, जो करना है कर लो, और फिर जब सवाल उठाए जाते हैं तो ये कह दिया जाता है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर आप सवाल उठा रहे हैं। आप कैसे देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा सकते हैं? फिर बदलाव कैसे आएगा? कपीश जी ने कह दिया 19,000 एफिडेविट के साथ शिकायत दर्ज कराई गई। कहां है वो 19,000 शिकायतें? हवा हवाई क्यों किसी ने संज्ञान नहीं लिया? यानी कि देश का आम आदमी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कह सकता। निरंजन जी, देखिए मोनिका जी, आप जो कह रही हैं या जो ये लोग कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रश्न क्यों उठाते हो, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आप उंगली क्यों उठाते हो, थोड़ा सा मैं मानता हूं कि या तो उनकी समझ में कहीं कमी है या उनके कहीं अध्ययन में कमी है। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ जो सामंतशाही और लोकशाही में यही फर्क होता है। क्योंकि सामंतशाही जो होती है, यानी कि राजशाही जो होती है, उसके अंदर जो सत्ता में बैठे होते हैं उनको भगवान का स्वरूप माना जाता है और भगवान के ऊपर कभी प्रश्न नहीं उठाया जाता। लेकिन लोकशाही के अंदर जो लोग सत्ता में बैठे होते हैं वो प्रश्नों के दायरे में होते हैं, वो हर चीज के लिए अकाउंटेबल होते हैं। और उनके ऊपर अगर कोई ये कहे कि आप प्रश्न नहीं उठाए तो मेरे हिसाब से फिर वो लोकशाही की बात नहीं कर रहा, वो सामंतशाही की बात कर रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग संवैधानिक पद है क्या? निरंजन जी, प्रश्न तो उठ ही रहे हैं ना, लेकिन प्रश्नों का जवाब कहाँ है? प्रश्न तो उठते ही हैं, प्रश्न सब उठा रहे हैं, लेकिन प्रश्नों का जवाब कहाँ है? देखिए, हाँ, अभी मैं इस चीज के अंदर एक चीज और बोलना चाह रहा था मोनिका जी, पहले वो पूरी कर दूं, उसके बाद में मैं आपका इस प्रश्न का भी जवाब दूं। तो मैंने चीज के इस बात का एक पहलू अभी रखा है, लेकिन दूसरा पहलू भी मैं यहां पे रखना चाहता हूं। वो दूसरा पहलू ये है कि जिस तरीके से पिछले 10, 12, 15 वर्षों से जो विपक्ष की भी जो एक, समझ लीजिए, एक जो रट बन गई है, या विपक्ष की भी जो एक आत्म बन गया है, विपक्ष को भी इस चीज को समझना चाहिए कि हर चीज के ऊपर अगर आप एक विश्वास उत्पन्न कर देंगे लोकतंत्र के अंदर, अगर आप इस तरीके से, जैसे पहले आपने देखा होगा भाई ईवीएम के ऊपर सवाल उठाया जाता था, उसके बाद में चुनाव मशीनरी के ऊपर सवाल उठाया जाता था, अब एसआईआर के ऊपर चुनाव, यानी कि कहने का तात्पर्य अगर हर एक चीज को ऊपर अगर आप उसको उसके अंदर अगर संदेह डाल देंगे और प्रजातंत्र के अंदर अगर संदेह पैदा हो गया तो मेरे हिसाब से प्रजातंत्र की जड़ों को आपने कमजोर कर दिया। क्योंकि कल को अगर मान लीजिए सत्ता के अंदर आप आते हैं तो आपको भी इसी तंत्र से, इसी मशीनरी से, इन्हीं संवैधानिक संस्थाओं से आपको भी देश चलाना पड़ेगा, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो। रंजू जी, फटाफट से अपना टेक दीजिए इस पर। मोनिका जी, मेरे को लगता है कि आदेश जी को शायद या तो मेरी बात पूरी तरह सुनाई नहीं थी या उनको समझ में नहीं आई। आदेश जी, मैंने प्रारंभ में यही कहा था कि लोकशाही और राजशाही में यही फर्क होता है कि लोकशाही के अंदर बिल्कुल सवाल उठते हैं, संवैधानिक संस्था पे, प्रधानमंत्री पे, राजनीतिक पार्टियों पे या किसी के ऊपर भी आप उससे प्रश्न कर सकते हैं, आप उसको उसके लिए अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। और राजशाही के अंदर ये चीज नहीं होती, क्योंकि राजशाही के अंदर राजा को भगवान का रूप माना जाता है। तो मैंने यही कहा था कि निश्चित रूप से प्रश्न उठा, जो ये कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रश्न क्यों उठा रहे हैं, मैंने तो बल्कि उसकी मुखालफत करी थी, शायद आपने मेरी बात को समझा नहीं। मेरा निवेदन इतना ही था कि जो हमारी जो चुनावी प्रक्रिया है, इसको जिस तरीके से संदेह के दायरे में